मेरी 5 साल की बेटी घर से बाहर निकली तो अचानक गायब हो गई। 2 घंटे बाद वापस आई तो उसकी पैंट पर लाल धब्बे लगे हुए थे और वो रोती हुई बोली, अम्मा मुझे दर्द हो रहा है। बेटी की हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मुझे पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे शोहर ने तो मुझे मार डालना था। शोहर के डर से मैंने बेटी नहलाकर सुला दी, लेकिन रात को जब आंख खुली बेटी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उठकर बाहर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बेटी। मैं अपने कमरे में बैठा अपने हाथ मसल रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। हालांकि ये गर्मियों के दिन नहीं थे। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या क्या सोच रहा था। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ये सब कैसे हो गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरा सांस रुकने लगा था, लेकिन फिर अम्मी की आवाज सुनकर मैंने खुद को नॉर्मल किया था और दरवाजा जाकर खोला। दरवाजे पर अम्मा और हुरैन खड़ी थी। अहमद बेटा, हम कब से दरवाजा बजा रहे हैं, तुम कहाँ थे और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? अम्मा मुझे अजीब नजरों से देखते हुए सवाल कर रही थी, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अम्मा, मैं सो गया था। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। मैंने हकीकत को छुपाते हुए अम्मा से झूठ बोल दिया। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम लोग सुबह गए थे और अब शाम हो चुकी है। क्या तुम नींद में तो नहीं हो? अम्मा मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। अम्मा और हुरैन दोनों खाला के घर गए हुए थे। मेरी एक ही खाला थी जिनका घर हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। हम अक्सर उनके घर आते जाते थे। मेरा ननियाल कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, बस एक ही खाला थी और नाना नानी का इंतकाल हो चुका था। मामू वगैरह थे नहीं, इसलिए हम खाला के घर आते जाते थे। नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मेरी आंख लग गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या वक्त हो रहा है। मैंने अम्मा से बस इतना ही कहा और फौरन ही अपने कमरे की तरफ चला गया। अम्मा और हुरैन ने हाथ में कुछ उठाया हुआ था, शायद वो कुछ लाई थी और अक्सर जब भी खाला के घर जाती थी तो कुछ न कुछ जरूर लाती थी। घर में हम सिर्फ 4 लोग ही थे, अम्मा, हुरैन, अब्बा और मैं। अब्बा काम पर गए हुए थे और मैं घर पर था। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 16 साल ही थी, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा था। मैं अब अपने कमरे में आकर फौरन ही चारपाई पर लेट गया और अपने ऊपर कंबल भी डाल दिया। मुझे पसीने छूट रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था। हमारा घर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 कमरे, किचन और एक छोटा सा बरामदा। एक कमरे में मैं सोता था, दूसरे कमरे में हुरैन अब्बा और अम्मा के साथ सोती थी। मैं अभी चारपाई पर लेटा हुआ था कि मेरे ऊपर से किसी ने अचानक से कंबल खींच लिया। क्या बात है अहमद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इस वक्त क्यों लेटे हुए हो? देखो तो सही, तुम्हारे चेहरे पर कितना पसीना है और फिर भी तुमने कंबल ओढ़ा हुआ है। कंबल मेरे ऊपर से खींचते ही अम्मा मुझ पर बरसने लगी। वो सही कह रही थी। पसीना आने के बावजूद मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा था। मेरे जहन में कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बहाना अब अम्मा को बताऊं, क्योंकि मैं अम्मा को सच भी तो नहीं बता सकता था। अम्मा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो यहाँ पर खाने का इंतजार कर रहा था कि कब आप खाने के लिए बुलाएं। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे और कोई बहाना ना सूझा तो मैंने अम्मा को यही बहाना कर दिया। अच्छा तो उठो, शाबाश, जल्दी से किचन में आ जाओ। तुम्हारी खाला ने चावल बनाए थे तो तुम्हारे लिए भी दे दिए हैं। जल्दी से आओ, मैं गरम कर रही हूँ और आकर खा लो। भूख लगी हुई थी तो किचन में आना था ना? अम्मा मुझे मसनूई नाराजगी से डांट रही थी। मैं भी अम्मा की बात सुनते ही फौरन से चारपाई से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। 5 मिनट में ही बाथरूम से निकल आया और कुल्ली वगैरह करके अम्मा के पास किचन में पहुंच गया। आज तो पहली बार चावलों को भी देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। हालांकि चावल मुझे बहुत पसंद हैं और मैं बड़े शौक से खाता हूँ, मगर जो परेशानी मुझे थी उसमें मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। मैं अम्मा से कह चुका था कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे अब खाना खाना ही था। अम्मा ने मुझे चावल दिए तो मैंने भी खाने शुरू कर दिए, लेकिन मैं बहुत आराम से खा रहा था, क्योंकि मेरे जहन पर तो सोचों के बादल छाए हुए थे और निदामत अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। क्या बात है बेटा अहमद, अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और अब तुम ऐसे खा रहे हो जैसे कोई मरीज खाता है।
अम्मा अभी भी किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, इसलिए वो देख चुकी थी कि मैं किस तरह से खा रहा हूँ। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इतना ही कहा था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक की आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अम्मा किचन से फौरन बाहर निकल गईं और जाकर दरवाजा खोलने लगी। मैं किचन में बैठा था, लेकिन अम्मा की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अम्मा की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरवाजे पर अब्बा हों। फिर मुझे कुछ सुख का सांस आया। ये अब्बा के आने का ही वक्त था और अब्बा ही आए थे। थोड़ी देर बाद अम्मा किचन में आ गईं और अब्बा के लिए रोटी बनाने लगी, क्योंकि अब्बा चावल नहीं खाते थे। मैं अभी भी किचन में बैठा था, लेकिन अब चावल नहीं खा रहा था, क्योंकि मेरी तो भूख उड़ गई थी। थोड़ी देर में मैं वहां से जाने लगा तो अम्मा ने मुझे रोक लिया। अहमद, क्या हुआ है? तुमने तो थोड़े से चावल खाए हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी से खाना दो। अब क्या हुआ? चावल तो पसंदीदा हैं तुम्हारे, फिर तुमने इतने कम क्यों खाए हैं? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही अम्मा ने मुझे बाहर जाता देखा तो तकरीर की सूरत में मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा अब खाने को। ये कहते ही मैं फौरन से किचन से बाहर निकल आया, क्योंकि मैं अम्मा की और बातें नहीं सुन सकता था। मैं अभी कमरे में पहुंचा ही था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी पोल खुलने वाली है। मैं दरवाजा खोलने की बजाय जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। चारपाई पर लेटकर मैंने कंबल भी ओढ़ लिया। मेरे हाथ पांव तो ऐसे कांप रहे थे कि जैसे दिसंबर का महीना हो। हालांकि ये अच्छा मौसम था, न बहुत ज्यादा सर्दी थी और न ही बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे बाहर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अब्बा दरवाजा खोलने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे अब्बा दरवाजे के करीब जा रहे थे, मेरा दिल मजीद धड़क रहा था। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही शोर मेरे कानों में गूंजा तो मैं फौरन ही कंबल से बाहर निकल आया और दरवाजा खोलकर सहन में आ गया। करीम चचा को अपने घर के सहन में रोते हुए देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब मुझे लग रहा था कि मेरी पोल खुलने वाली है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता कि आखिर किसी को क्या मालूम कि ये सब मैंने किया है। आखिर मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ? बार बार मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी कभी तो मेरा अपना आप ही मुझे झिझोड़ कर रख देता, तो कभी मैं खुद को तसल्ली देता कि कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीम चचा धाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब्बा से कह रहे थे कि मिन्हा आप लोगों के घर तो नहीं आई। अब्बा भी बड़ी हैरत से करीम चचा को देख रहे थे, लेकिन मैं खामोशी से वहीं पर खड़ा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। नहीं करीम भाई, हमारे घर तो मिन्हा नहीं आई। क्या हुआ है, घर पर नहीं है क्या? अब्बा सवालिया नजरों से चचा को देख रहे थे और उनसे पूछ भी रहे थे। नहीं कासिम भाई, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया है, मीना घर पर भी नहीं है। सुबह वो खाना वगैरह खाकर खेलने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन अभी रात हो गई है और वो घर नहीं लौटी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरी बेचारी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ गई होगी। करीम चचा की ऐसी हालत देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं अभी भी खामोश खड़ा था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे भी कुछ न कुछ बोलना चाहिए। इस तरह किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। करीम चचा मिन्हा घर नहीं गई, क्या हुआ है? मैं वही सवाल दोहरा रहा था जिसका जवाब थोड़ी देर पहले करीम चचा ने दिया था। हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया मेरी जान से प्यारी बच्ची को। आखिर वो मासूम बच्ची कहाँ गई होगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरे पूछने पर करीम चचा फिर से जवाब देने लगे। करीम चचा हमारे पड़ोसी ही थे। हमारा मोहल्ला कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 10-12 घर हमारे मोहल्ले में जरूर थे। सभी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। सभी रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन सबकी आपस में बहुत बनती थी। इतना अरसा एक दूसरे के साथ रहने की वजह से सभी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे, इसलिए हर कोई बिला झिझक एक दूसरे के घर आ जा सकता था। करीम भाई, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चले मेरे साथ। आप सही कह रहे हैं, अगर किसी ने अगवा कर लिया होगा तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरे ख्याल में तो हमें फौरन ही पुलिस स्टेशन चलना चाहिए।
जैसे ही अब्बा ने ये मशवरा करीम चचा को दिया तो मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए और मैं हैरत से अब्बा की तरफ देखने लगा। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिर अब्बा को क्या पता कि ये कारनामा उनके ही बेटे ने सर अंजाम दिया है। नहीं अब्बा, मेरे ख्याल में हमें पुलिस स्टेशन तक बात नहीं ले जानी चाहिए। क्या पता मीना किसी के घर गई हुई हो, बच्ची है, खेलने के लिए भी तो कहीं आ जा सकती है अपने दोस्तों के साथ। मैंने ये कहा तो करीम चचा और अब्बा हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। बेटा, हमने पूरे मोहल्ले में ढूंढा है, कहीं भी नहीं है मिन्हा। उसकी एक ही दोस्त है, हमने सोचा कि शायद उसके घर ही बैठी हो, लेकिन वहां भी नहीं है। कासिम भाई सही कह रहे हैं, हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। करीम चचा अब्बा की बात से इत्तफाक करते हुए मुझे समझा रहे थे तो मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बार बार पुलिस स्टेशन जाने से इनकार करूंगा तो उनका शक मेरे ऊपर जा सकता है। करीम भाई, आप फिक्र ना करें और जाएं घर। इंशाल्लाह सुबह मैं आपके साथ चलूंगा और हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अहमद सही कह रहा है, हमें रात तक इंतजार करना चाहिए और अपने जरिए से भी पता करवाना चाहिए। अगर ना मिले तो फिर पुलिस को इस बारे में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब्बा ने ऐसी बात कही तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मैं अब्बा की तरफ इत्तफाक भरी नजरों से देखने लगा। जी चचा जान, अब्बा सही कह रहे हैं, हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। अगर मीना फिर भी ना मिले तो फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब मैं भी अब्बा की हाँ में हाँ मिला रहा था। करीम चचा अब हमारी बात से कुछ मुतमईन हुए और घर चले गए। करीम चचा के जाते ही मैं फौरन से कमरे में आ गया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब मैं अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन मुझे सुकून फिर भी नहीं आ रहा था। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चहलकदमी कर रहा था। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब मुझे यहाँ चहलकदमी करते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मैं अभी सोने के लिए बिस्तर पर नहीं गया था, क्योंकि मेरी सोचें ही मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। एक तो मुझे मेरे गुनाह का गम और दूसरा पकड़े जाने का खौफ सता रहा था। अब तो मेरी जिंदगी अजीरन हो गई थी। मैं तो ऐसा काम कर चुका था जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। अब्बा अम्मा भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब्बा अम्मा तो क्या, कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरे और उस मासूम के, जिसे मैं अपनी हवस की भीड़ चढ़ाकर दफना चुका था। मैं अभी भी कमरे में टहल रहा था। खिड़की के पास जाकर मैंने खिड़की को खोला तो सहन मुझे साफ दिखाई देने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन हम सहन की लाइट रात को जलाकर रखते थे और वो जगह भी साफ दिखाई दे रही थी जहाँ पर मैंने उसे दफनाया था। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरी सांसें अभी अटक जाएंगी। मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया था जिसकी माफी मिलना नामुमकिन थी। मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरा दिल बेचैन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी तो मेरे जहन में ख्याल आता कि मुझे सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता तो मेरी रूह तक कांप जाती, क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी सजा बनती है। अगर मैं सबको सच बता देता तो फिर मेरी सारी जिंदगी उजड़ जाती। आखिर मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथों से कैसे उजाड़ सकता था? इसलिए मैंने खामोशी को ही बेहतर समझा। बेशक मैं ऊपर से खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी तोड़ फोड़ चल रही थी। मेरा जमीर मुझे सजा दे रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और ना ही कहीं पर सुकून मिल रहा था। मैं सुकून के लिए तरस रहा था, लेकिन मुझे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। बज़ाहिर तो मैं खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक शोर बरपा था और वो शोर मेरे ज़मीर का था कि आखिर मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ। मेरी आंखों से आंसू ज़ारो कतार निकल रहे थे। काफी देर सोचने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में बार बार मीना के बारे में ही ख्याल आ रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा लहराने लगता। इसी खौफ से तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आंखें खोली हुई थी। आंखें खोलता तो भी उसी का ख्याल आता और आंखें बंद करता तो उसी की तस्वीर आंखों के सामने लहराने लगती। इसी तरह सोचों ही सोचों में न जाने कब मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। अचानक से मेरी नींद एक खौफनाक ख्वाब की वजह से खुल गई। मेरी जैसे ही आंख खुली तो मेरा चेहरा पसीने से शराबूर था और मेरे हाथ पांव सुन्न थे। जल्दी से मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया और फिर से चारपाई पर लेट गया।
अब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी तो बहुत ज्यादा रात बाकी थी। अभी भी मेरे जहन में उसी का ख्याल आ रहा था। एक मिनट के लिए भी उसका ख्याल मेरे जहन से नहीं जा रहा था। सोचते सोचते अचानक से मेरे कानों में अजानों की आवाज गूंजने लगी। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाकर देखा तो 6 बज रहे थे। इसका मतलब था कि मैं पूरे 3 घंटे ऐसे ही सोचों में गुम लेटा रहा था। जैसे ही अजानों की आवाज मैंने सुनी तो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। मैंने वजू किया और अपने कमरे में नमाज के लिए आ गया। पहले मैंने कभी भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर मैं कभी पढ़ता भी था तो असर और मगरिब की नमाज ही पढ़ता था। लेकिन आज मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन था, इसीलिए मैंने फजर की नमाज पढ़ने का सोचा। क्योंकि अम्मा अक्सर कहती रहती थी कि बेटा फजर की नमाज में बहुत सुकून है। मैं वजू करके अपने कमरे में आ चुका था। जाए नमाज बिछाकर मैं जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी टांगे कांपने लगी। मुझसे तो नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही थी। टांगे कांपने की वजह से मैं खड़ा तो नहीं हो सकता था, इसलिए मैं बैठकर नमाज पढ़ने लगा। मगर नमाज पढ़ते हुए मुझे जरा भी सरूर नहीं आ रहा था। मुझे तो जरा भी सुकून नहीं मिल रहा था। नमाज में पूरी पढ़ चुका था, लेकिन अभी भी मेरा दिल गम से फट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा ज़मीर ही मुझे मार डालेगा। कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता कि मुझे अम्मा को बता देना चाहिए, क्योंकि अम्मा से मेरी अच्छी खासी बनती थी। शायद माँ ही मेरी मदद कर दे। लेकिन फिर मैंने फौरन ही अपने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि मैं अम्मा की नज़र में बुरा नहीं साबित होना चाहता था। मैं खामोशी से अभी भी जाए नमाज बिछाए बैठा था। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। आखिर मैं अपने रब के सामने क्या ही बात करता, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं बल्कि जुर्म हुआ था। बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। लेकिन फिर भी मैं हाथ उठाए बैठा रहा। 15-20 मिनट ऐसे ही बैठने के बाद फिर मैं जाए नमाज फोल्ड करके कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि मेरा अंदर दम घुट रहा था। मैं कमरे से बाहर निकलकर फौरन ही सहन में उस जगह पहुंचा जहां पर मैंने उसे दफन किया था। मुझे वहां पर आए हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने फौरन से पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा खड़ी थी। अम्मा मुझे हैरत से देख रही थी। अहमद बेटा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? आज तुम इतनी जल्दी उठ गए हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं अम्मा को क्या ही बताता। अम्मा, मैं नमाज के लिए उठा था और अंदर अब मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर आ गया। मैंने ये कहा तो अम्मा अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। खैर तो है ना आज? अम्मा अभी भी मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैं खामोशी से खड़ा रहा। अच्छा बेटा, तुझे ये पता है कि रात को करीम भाई आए थे, कह रहे थे कि मीना घर पर नहीं लौटी। मुझे तो उस बच्ची के बारे में सोच सोच कर ही रात को नींद नहीं आई। पता नहीं मिली भी होगी अभी या नहीं। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि उन्होंने करीम चचा को पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा दिया है। मैं तो कहती हूँ उन्होंने सही किया है। अब अम्मा मुझे मीना के बारे में बता रही थी। वो नहीं जानती थी कि रात को मैं भी अब्बा के साथ ही करीम चचा के पास खड़ा था। जी अम्मा, मुझे पता है, अब्बा के साथ ही खड़ा था मैं। हाँ बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बेचारों पर मुसीबत आन पड़ी है। इकलौती बच्ची थी उनकी, मासूम सी तो थी। बेचारी को आखिर किसने अगवा कर लिया होगा। अल्लाह बर्बाद करे उसे जिसने ऐसी हरकत की है। अब अम्मा मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही बद्दुआएं दे रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जिसे वो बद्दुआएं दे रही हैं वो मैं ही हूँ। अम्मा की बातें सुनकर तो मेरा दिल मुट्ठी में आ गया और मैं अम्मा को हैरत से देखने लगा। अम्मा, हमें ऐसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। क्या पता वो कहीं गई हुई हो, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना, या शायद अब मिल गई हो। मैं अम्मा को पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैं तो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, अगर वो कहीं गई होती या किसी के घर होती तो अब तक मिल चुकी होती, क्योंकि करीम भाई बता रहे थे कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में देखा है, वो कहीं पर भी नहीं है। जरूर उसे किसी ने अगवा किया होगा। अल्लाह बर्बाद करे ऐसे लोगों को। अम्मा ने फिर से बद्दुआएं देना शुरू कर दी, तो मैंने भी वहां से जाना बेहतर समझा, क्योंकि अब अपने लिए अम्मा के मुंह से बद्दुआएं सुनी नहीं जा रही थी। मैं कमरे में तो आ चुका था, लेकिन मेरा दिलो दिमाग अभी भी वहीं पर था जहां मैंने मीना को दफनाया था।
कभी कभी तो मेरा दिल करता कि मैं खुदकुशी ही कर लूं, तो कभी दिल करता कि मैं सबको सच सच बता दूं। मैं अब कमरे में आ चुका था, लेकिन मेरी बेचैनी अभी भी जू की तू थी। सुबह तकरीबन हो चुकी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि करीम चचा जरूर ही पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मीना उन्हें नहीं मिली होगी। मिलती भी कैसे, मैं तो उसे अपने घर में ही दफना चुका था। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। मैं अभी भी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा दीवारों को तक रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। कमरे का दरवाजा मैंने अंदर से बंद नहीं किया था, इसलिए जो कोई भी था दरवाजा खोलकर अब अंदर आ चुका था। मैंने नजरें दरवाजे की तरफ फेरी तो दरवाजे पर अम्मा को देखकर जल्दी से कुर्सी से उठने लगा। अहमद बेटा, स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? हुरैन कब से तैयार बैठी है, स्कूल नहीं जाना क्या? अम्मा मुझसे स्कूल के बारे में पूछ रही थी। हुरैन मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। हम दोनों के स्कूल मुख्तलिफ थे, लेकिन मोटरसाइकिल चलाकर मैं ही जाता था। पहले मैं हुरैन को स्कूल छोड़ता था और फिर अपने स्कूल जाता था। नहीं अम्मा, मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा रहा। मैंने ये कहा तो अम्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरे माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटा तुम्हें तो बुखार हो रहा है, पहले तुमने क्यों नहीं बताया? मेरी जान, डॉक्टर के पास चलो। मैं अभी तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अम्मा अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का कह रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। अम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा। आप ये बताएं कि मीना की खबर मिली है किसी को? मैं अब अम्मा से मीना के बारे में पूछ रहा था, हालांकि मैं सब जानता था। नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं मिली। तुम्हारे अब्बा गए हैं करीम चचा के घर, कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अम्मा ने ये खबर दी तो मेरे उसान खता हो गए। अब मुझे लग रहा था कि मैं बचने वाला नहीं। कभी कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता कि आखिर किसी को पता कैसे लगेगा कि मैं ही मुजरिम हूँ, क्योंकि मेरे जुर्म का कोई गवाह नहीं। अम्मा तो वहां से चली गई, लेकिन मैं अब खुद को नॉर्मल करके फौरन ही घर से बाहर निकल गया। मैं फौरन ही करीम चचा के घर गया। वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। पूरा मोहल्ला उनके घर पर जमा था। बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। नसरीन चाची से पूछा तो उन्होंने कहा कि चचा करीम और अब्बा पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, और मीना अभी तक नहीं लौटी। चच्ची ने ये कहा तो मैंने उनसे बड़ी हमदर्दी की और उनके सामने भी यही जाहिर किया कि मुझे भी बहुत अफसोस है। मोहल्ले के चंद लोग अभी भी दूर दूर के इलाकों में जा जाकर मीना को ढूंढ रहे थे। मैं भी उनके साथ ही मीना को ढूंढने के लिए निकल गया, क्योंकि मैं सबके सामने यही साबित करना चाहता था कि मुझे भी बहुत गम है और मुझे मीना का कुछ पता नहीं। अब हमें मीना को ढूंढते ढूंढते पूरे 2 घंटे हो चुके थे। हमें मीना कहीं भी नहीं मिली थी, और मिलती भी कैसे? वो तो इस दुनिया में भी नहीं थी। करीम चचा का घर लोगों से भरा हुआ था। सभी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। औरतों ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था कि शायद कुरान पाक की बरकत से ही मीना मिल जाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा ही नहीं है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और उनका हमदर्द बना फिर रहा था। वो नहीं जानते थे कि जिस बच्ची को दर बदर ढूंढ रहे हैं, उसका असल कातिल मैं ही हूँ, जो उनके घर में उनका दोस्त बना खड़ा हूँ। मैं भी क्या करता, मैं भी मजबूर था। मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी। गलती नहीं बल्कि गुनाह हो गया था। लेकिन अगर अब मैं अपना गुनाह बता देता तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती, इसलिए खामोशी मेरी मजबूरी थी। थोड़ी देर में अम्मा भी करीम चचा के घर आ गईं, क्योंकि सारी खवातीन वहां पर अफसोस के लिए आई हुई थी। अम्मा भी नसरीन चच्ची को तसल्ली दे रही थी। नसरीन चच्ची को तो जरा भी तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो माँ थी और माँ के लिए इस हालत में सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि उसकी जान से प्यारी बच्ची ही ना मिल रही हो। सभी बहुत ज्यादा रो रहे थे और नसरीन चच्ची को तसल्ली दे रहे थे कि इंशाल्लाह मिन्हा जरूर मिल जाएगी। मैं भी अपने चेहरे पर उदासी सजाए उन तमाम लोगों के साथ करीम चचा के घर ही खड़ा था, जहाँ पर सभी अफसोस के लिए आए हुए थे। अभी हम सब करीम चचा के घर ही खड़े थे कि करीम चचा और अब्बा भी वहां पर आ गए। आज तो अब्बा भी काम पर नहीं गए थे, क्योंकि मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा जो हो गया था,
सभी लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, इसलिए सभी उनके घर जमा थे। अब्बा और करीम चचा ने आकर बताया कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस ने कहा है कि वो बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैं भी अब्बा के साथ साथ अब करीम चचा को तसल्लियां दे रहा था कि मीना जरूर मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद अब्बा और मैं घर तो आ गए, लेकिन अम्मा अभी भी वापस नहीं आई थी, क्योंकि अभी भी सारी खवातीन वहां पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने सुबह का खाना नहीं खाया था, लेकिन मुझे फिर भी भूख नहीं थी। घर आकर मैं सहन में चारपाई पर लेट गया। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। अब तो मेरा सर भी दर्द से फटे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या बनेगा। मैं अभी भी लेटा मिन्हा के बारे में सोच रहा था। उसका ख्याल तो एक मिनट के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। मीना कहाँ जा रही हो? मीना को जैसे ही मैंने गली में हाथ में पैसे लिए देखा तो उसे रोक लिया। अहमद भाई, मैं चीज लेने जा रही हूँ। जैसे ही मीना ने ये कहा तो मेरे जहन में ख्याल आने लगा, तुम्हें मोबाइल पर नए कार्टून दिखाता हूँ और बर्गर भी खिलाऊंगा। तुम्हें पता है हुरैन भी घर में बर्गर बना रही है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा। मैंने ये कहा तो वो बेचारी बच्ची लालच में मेरे साथ मेरे घर आ गई। वो नहीं जानती थी कि अम्मा और हुरैन घर पर नहीं है और खाला के घर गई हुई हैं। अब्बा भी काम पर गए हुए थे। मैं घर पर अकेला था। वो बेचारी मेरे साथ आ गई। कुछ देर तो मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और वो मेरा मोबाइल देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नीयत बदल रही थी। उसे अपने पास तन्हा देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी और मैंने उसे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया। वो मासूम बच्ची मेरी ज्यादती बर्दाश्त ना कर सकी और इस जहान फानी से कूच कर गई। उसकी ये हालत देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। वो मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने फौरन से सहन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और उसे वहां पर दफना दिया। जगह को बिल्कुल बराबर कर दिया, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी हवस मिटा चुका था, लेकिन मेरी हवस का निशाना एक मासूम बच्ची बन चुकी थी, जिसके माँ बाप अब उसे दर बदर तलाश कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी मासूम बच्ची मनोमट्टी के तले दब चुकी है। कब्र तो मैं मिन्हा की बना चुका था, लेकिन एक कब्र मेरे अपने जमीर की भी बन चुकी थी और वो थी मेरे अपने अंदर। अब मेरा जमीर मुझे जीने नहीं दे रहा था। मैं तड़प रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी तो मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाने लगता कि आखिर मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। जो होना था वो हो चुका था। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। अब इस हादसे को पूरे 2 दिन हो चुके थे। पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। अक्सर पुलिस हमारे मोहल्ले में आती जाती रहती थी और वो पूछ गूछ भी करती रहती थी, लेकिन अभी कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी भी मजीद बढ़ती जा रही थी। मुझे ये सोच सोच कर हौल उठते थे कि अगर मेरा सच सबको पता चल गया तो क्या होगा। यही सोच सोच कर मैं तड़प जाता था कि जब मेरे अब्बा को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर मेरी बहन और माँ को इस बारे में पता चलेगा तो मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊंगा। यही सारे ख्यालात रात दिन मेरे जहन में घूमते रहते थे, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। जो गुनाह मुझसे होना था वो हो चुका था। नमाज में भी मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी तो दुनिया और आखिरत ही तबाह हो गई थी। अब मुझे अपने गुनाह का भी एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। इसका अजाला भी नामुमकिन था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो अपने घर में पुलिस को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लग रहा था कि अब सच सबके सामने आ चुका है और अब मेरा जीना नामुमकिन हो चुका है। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। पुलिस हमारे घर के अंदर खड़ी थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब्बा को परेशान खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ और बगैर यूनिफॉर्म उतारे ही अम्मा अब्बा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है? हमारे घर पुलिस क्यों आई है? मैंने जाते ही यही सवाल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत से खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए ये सब बोला था, क्योंकि मैं यही जाहिर करना चाहता था कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि पुलिस हर घर में ही जाकर पूछ पूछ कर रही है कि किसने आखिरी वक्त में उसे देखा था।
पुलिस ने मुझे वहां पर देखा तो मुझसे भी पूछने लगे कि मैंने उसे कहीं देखा तो नहीं। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मेरी पोल खुल चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी पोल नहीं खुली थी और पुलिस शक की बुनियाद पर ही सब घरों में मीना के बारे में पूछ रही थी। पुलिस के पूछने पर भी मैंने यही कह दिया कि मैंने उसे नहीं देखा और ना ही आखिरी वक्त में मेरी उससे कोई मुलाकात हुई है। मैं लड़खड़ाती जुबान से ये कह रहा था क्योंकि मैं झूठ बोल रहा था। सच तो कुछ और ही था जो मैं बोल नहीं सकता था। इंस्पेक्टर बड़े गौर से मुझे सर से पांव तक देख रहा था। उसके देखने का अंदाज मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे मुझ पर ही शक हो। लेकिन फिर मैंने अपने इस ख्याल को भी दूर कर दिया और ये सोचने लगा कि आखिर उसे कैसे मालूम हो सकता है। उस वाक्य का तो कोई गवाह ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे लड़के, तुम्हारे चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने तंजिया हंसी हंसते हुए मुझसे कहा तो मैं अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। मेरे माथे पर वाकई पसीना आया हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने नजरें चुराते हुए बस इतना ही कहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा अभी स्कूल से वापस आया है, इसलिए ही शायद थका हुआ है। अब आपने जो पूछना था वो पूछ चुके हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब्बा ने संजीदगी से कहा तो पुलिस भी हमारे घर से चली गई। पुलिस के जाते ही मैं फौरन दरवाजे पर पहुंच गया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अम्मा अब्बा मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। अहमद, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? मैं जैसे ही दरवाजे बंद करके वापस लौटा तो अब्बा मुझे सवालिया नजरों से देख रहे थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। नहीं अब्बा जान, कोई बात नहीं। पुलिस हमारे घर क्यों आई थी, सब कुछ जानते बूझते भी। मैं फिर से अब्बा से वही सवाल कर रहा था, क्योंकि मैं अब्बा को खुद को नॉर्मल दिखाना चाहता था। पुलिस हमारे घर ही नहीं आई थी, बल्कि पूरे मोहल्ले में गई है। सभी से यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने आखिरी वक्त में मीना को कब देखा था। आखिर 2 दिन हो गए हैं मीना को गायब हुए। बेचारी का अभी तक कोई पता नहीं। कहाँ होगी बेचारी बच्ची? अब्बा और अम्मा के सामने भी मैं अफसोस का इजहार करने लगा और यूनिफॉर्म चेंज करने के बहाने वहां से चला गया। यूनिफॉर्म चेंज करना सच तो था, लेकिन मैं वहां पर इसलिए ज्यादा देर नहीं रुका क्योंकि मैं अपनी घबराहट ज्यादा देर तक अम्मा अब्बा से नहीं छुपा सकता था। मैं फिर से अपने कमरे में आ चुका था। आते ही मैंने यूनिफॉर्म वगैरह तब्दील किया और अपने कमरे में ही बैठा रहा। थोड़ी देर में अम्मा भी मेरे कमरे में आ गईं। उनके हाथ में खाने के ट्रे थे। खाने को देखकर तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि काफी दिनों से मैं कुछ सुकून से नहीं खा रहा था। भूख तो बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। अब इस वाक्य को पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मीना का कुछ पता नहीं चला था। एक दिन खबर आई कि पुलिस सूंघने वाले कुत्ते लेकर आ रही है, ताकि मीना को जिंदा या मुर्दा हालत में कहीं से भी ढूंढ निकाला जा सके। ये सुनना तो मेरे ओसान खता हो गए। अब मुझे लग रहा था कि मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। मेरे आखिरी दिन आ चुके थे। अब तो डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ही ना हो जाए। अगले ही दिन सूंघने वाले कुत्ते मोहल्ले में आ गए। हर तरफ हलचल मच गई। हर कोई पुरतजस्सुस होकर पुलिस के साथ वहीं वहीं जा रहा था जहाँ पर कुत्ते जा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मेरी पोल ही ना खुल जाए। थोड़ी देर बाद मैं घर के अंदर गया और अम्मा से कह दिया, अम्मा घर का दरवाजा बंद कर ले, बाहर बहुत लोग जमा है ना, इसीलिए। मैंने ये कहा तो अम्मा ने भी मेरी बात समझ ली और घर का दरवाजा बंद कर लिया। आखिर उन्हें क्या पता था कि मैं घर का दरवाजा क्यों बंद करवाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा बंद करवाने के बाद मैं फिर से मोहल्ले के सभी लोगों में जमा हो गया, जो पुलिस के साथ कुत्तों की हर हरकत को देख रहे थे। मुझे उस वक्त सुकून मिला जब पुलिस कुत्तों को लेकर वहां से चली गई, क्योंकि कुत्ते किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। पुलिस वहां से गई तो मुझे भी कुछ सुकून मिला, क्योंकि अब खतरा टल चुका था। बेशक खतरा मुकम्मल तौर पर नहीं टला था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मोहलत मिल चुकी थी। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच चुका हूँ, क्योंकि अब तो मीना को गायब हुए भी पूरा 1 हफ्ता हो चुका था और पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मैं नहीं जानता था कि अल्लाह की लाठी भी आवाज है। मैं नहीं जानता था कि मैं खुद ही अपनी जान का दुश्मन बन जाऊंगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। आज इतवार का दिन था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन अभी तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था।
जब से ये वाकया हुआ था मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। हर वक्त मीना का ख्याल मेरे जहन में आता रहता और मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ कर रख देता था। मेरा सुकून चैन सब कुछ छिन चुका था। मैं तो बस जिंदा लाश की तरह ही यहाँ रह रहा था। कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या तोड़ फोड़ चल रही है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरा ज़मीर हर वक्त मुझे मलामत करता रहता था कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे अपना गुनाह मान लेना चाहिए। शायद इसीलिए ही अल्लाह मुझे कुछ सुकून दे दे। ये ख्याल मेरे जहन में बार बार आता रहता था। मैं सुकून के लिए तड़प रहा था। मुझे सुकून कहीं नहीं मिल रहा था। अम्मा और अब्बा को भी मेरा बदलता रवैया कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं था। अब मैं सोच चुका था कि मैं खुद ही सबको बता दूंगा। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं कमरे से जैसे ही बाहर आया तो अब्बा घर का दरवाजा खोल चुके थे। पुलिस को घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आते ही पुलिस ने यही कहा कि हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। जैसे ही ये खबर मेरे कानों में गूंजी तो मेरे होश उड़ गए। नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों लेने आए हैं ये लोग? मैं गड़बड़ा सा गया और अपनी सफाई देने लगा। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही सोचा था कि मैं सबको सच बता दूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था और मैं खुद को बचाने पर तुला हुआ था। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस तो पूरे सबूतों के साथ ही हमारे घर में दाखिल हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा बेकसूर है। इसने कोई जुर्म नहीं किया और आप किस जुर्म की बुनियाद पर इसे मुजरिम कह रहे हैं? अब्बा भी अब परेशानी से इंस्पेक्टर साहब से पूछ रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने जो सबूत दिखाए वो देखकर तो सभी के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो सबूत मुझे मार डालने के लिए काफी थे। इंस्पेक्टर साहब के हाथ में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, जो रोड का कैमरा था। कैमरे तो हमारी सड़कों पर लगे हुए थे। हमारा घर बहुत ज्यादा शहर में भी नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा देहात था, लेकिन हमारी सड़कों पर कैमरे लगे हुए थे और बहुत ज्यादा पहले के थे। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उन कैमरों में मेरे जुर्म की कहानी रिकॉर्ड हो जानी है। कैमरे में और तो कुछ नहीं था, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा था कि मैं मीना को लेकर अपने घर में दाखिल हो रहा हूँ। लेकिन ये भी सबके लिए काफी था, क्योंकि उस वक्त मैंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि मैंने मीना से कोई बात की या उसे देखा भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के सभी लोग ही हमारे घर में जमा हो गए। हर तरफ यही अफवाह उड़ गई कि मुजरिम पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता था कि मीना कहाँ है। मैं भी मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं अपनी सफाई में क्या पेश करूं। अब्बा और अम्मा चीख चीख कर इंस्पेक्टर से कह रहे थे कि हमारा बच्चा बेकसूर है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि मीना आखिरी दिन मेरे साथ हमारे घर में दाखिल हो रही थी। उसके बाद किसी ने भी उसे बाहर निकलते नहीं देखा। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मेरा झूठ बोलना बेकार था। मेरे अंदर का ज़मीर भी मुझे बार बार मलामत कर रहा था और मैं सच बोलने पर मजबूर हो गया। फिर मैंने भी सारी बात सच सच बता दी। मेरा जवाब सुनकर तो अम्मा बेहोश हो गईं। मोहल्ले वाले सभी हमारे घर में जमा थे। अब्बा गुस्से भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। करीम चचा मुझ पर हाथ उठा रहे थे। पुलिस वाले भी वहीं पर खड़े थे। सच अब सामने आ चुका था। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाएं। मर चुका है ये हमारे लिए। दफा करें इसे यहाँ से। अब्बा ने जब ये कहा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे तो लगा था कि शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब्बा तो खुद ही मुझे घर से निकालने पर तुल गए थे। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी और मैं भी अपना जुर्म कबूल कर चुका था। अब मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है मैं जेल में बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। सुनने में आया है कि मुझे पूरे 10 साल की कैद सुनाई गई है। 10 साल की कैद भी मेरे लिए उम्र भर की कैद है, क्योंकि मेरा जुर्म ही बहुत बड़ा है। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी और मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे तो इस पूरे हफ्ते में कोई मिलने भी नहीं आया और मैं अकेला ही अपने आप से इस तारीक कमरे में बैठा लड़ रहा हूँ और उस वक्त को कोस रहा हूँ जब मैंने उस गुनाह से अपने हाथ रंगे थे। यही सोचकर मेरी जान निकल जाती है, आखिर मेरा रब मुझे माफ करेगा भी या नहीं। मैं रोज रात दिन रो रो कर दुआएं करता हूँ, लेकिन मेरे दिल को कहीं भी सुकून नहीं मिलता। शायद मेरा रब भी मुझसे नाराज है।
मेरा गुनाह ही इतना बड़ा है। बज़ाहिर तो मुझे सज़ा मिल चुकी है, दुनियादारों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मेरा एक गुनाह मेरी दुनिया और आखिरत को तबाह करने के लिए काफ़ी हो गया। मेरे दिल को भी कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मैं दिन रात अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगता हूँ, लेकिन मेरा रब भी मुझसे नाराज है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर किसी को इतने बड़े गुनाह से बचाए। मैं नहीं जानता था कि कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती और खुदा की लाठी भी आवाज़ होती है। अब तक तो मैं यही समझता रहा था कि शायद मैं बच जाऊंगा, कोई मेरे गुनाह का गवाह नहीं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा रब मेरे गुनाह का गवाह है और मुझे वही सज़ा देगा। अब मैं यहाँ बैठा अपनी सज़ा काट रहा हूँ और अपने किए पर पछता रहा हूँ। अल्लाह हर किसी को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए जो किसी की भी ज़िंदगी और आखिरत को तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं।